हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष और आपका मेरे YouTube चैनल IMP स्टडी वाला पर स्वागत है। तो आज बेसिकली हम केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। हालांकि मानता हूं कि जो पिछला वीडियो था हमारा, जिसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन पूरे किए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पूरे के पूरे आज 12 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं भी पॉसिबिलिटी शायद 30 मिनट या 40-45 मिनट पर जाए। तो बस मैं तो आपको जिस तरीके से अभी तक समझाते आ रहा हूँ वैसे ही समझाऊंगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन 12 के 12 और केमिस्ट्री के अंदर जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे जो 2023 के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखना है। अगर ऐसा कुछ रहता है एक्स्ट्रा तो मैं अभी आप इन्हें पूरा पढ़ लीजिए, इसके बाद में और वीडियो डालूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की अलग से, कि अगर एक टॉप ही करना है तो फिर क्या करें। लेकिन इसमें भी आप टॉप कर जाओगे, ये मान कर चलो अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी सी बकवास कर लेते हैं लाइफ के बारे में, 2 मिनट या 3 मिनट की। तो देखो, जैसे कि सामने इमेज आपको शो हो रहा है, आई कैन नॉट डू इट, और एक लिखा है आई कैन डू इट। अब देखो, ये चुनाव आपका है, आपको ही करना है कि इस साल आपको पास अच्छे नंबर से होना है कि नहीं होना है। कुछ बच्चे फेल भी हो गए होंगे, शायद वो भी मैं भी पॉसिबिलिटी वीडियो देख रहे हूँ। तो देखो स्टूडेंट, ऐसा है कि लाइफ की जंग है ना, सभी लड़ रहे हैं अपने अपने हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों, सामने वाला ऐसा क्यों। तो वो ऐसा है कि सबके अपने अपने पहलू है देखने के। कोई इस तरह से देखता है लाइफ को कि मुझे कुछ करना है, कुछ इस तरह से देखता है कि यार मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ। तो ये आपका दृष्टिकोण है कि आपको किस तरह देखना है अपने आप को। आप इस तरह से अपने आप को देखना चाहते हैं कि आप एक फेलवर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको खुद को देखने से कोई रोकेगा नहीं। लेकिन आप अपने आप को इस तरह से देखना चाहते हैं कि नहीं, मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ, तो बस यही वो टाइम है, यही वो स्टार्टिंग टाइम है। क्योंकि 10th एक बेसिक स्टार्टिंग टाइम होता है, उसके बाद फिर 12th एक स्टार्टिंग टाइम होता है। तो आपको ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो निवेदन है स्टूडेंट, मैंने जो बताया आप उसे अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो देखें। आपके डाउट्स दूर करने के लिए आप गूगल का इस्तेमाल करें, लेकिन यूट्यूब पर निवेदन है कि अलग अलग तरह के वीडियो ना देखें, क्योंकि इससे आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। क्योंकि अलग अलग जो यूट्यूबर होते हैं वो अलग अलग नॉनसेंस चीजें भी दिखाते हैं। मैंने आपको बहुत सारे ऐसी भी बताई कि गलत भी दिखा देते हैं। तो निवेदन है कि आप ऐसा ना करें, है ना। अपने आप को डिस्टर्ब ना करें, रिसर्च ना करें, जितना मैंने बताया उतना ही पढ़े, जो आंसर लिखे हैं बस उन्हें ही पढ़े, बार बार चीजें ना सोचें। और बहुत सारी स्टडी होती है, बहुत सारा सिलेबस होता है जो बड़ी क्लासों में मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ हमारे 3 मिनट के जो बकवास है, ठीक है, वो शायद आपको थोड़ी समझ में आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछला जो 30 क्वेश्चन देख चुके थे, अब हम जो है 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं। 31 अगर अपन देखें तो उससे पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ, है ना। इन क्वेश्चनों को आपको सीधे सीधे याद रखना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे एज अ कमेंट बता सकते हैं, या मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करूंगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने साथ कोई मक्कारी या कोई ऐसे ढोंग धतूरे नहीं कर रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और आपको अच्छे नंबर से पास करवाऊंगा। लेकिन आप पढ़ने में ही लालच कर रहे हो, ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, तो फिर आप मेरे पास ना ही आए तो बेहतर हो। क्योंकि मुझे बहाने बनाने वाले, एक्सक्यूज देने वाले बच्चे ना पसंद है, ना मैं खुद ऐसा करता हूँ। तो आप समझ रहे होंगे। तो ठीक है, हम बिना विलंब के क्वेश्चन नंबर 31 समझते हैं। राइट टू इम्पोर्टेंट्स यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के लिए आप क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैंने 5-5 वीडियो की सीरीज बनाई थी। इसका मतलब आप देख सकते हैं मेरी वीडियो जो सबसे पहली वीडियो है पार्ट 1, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेनेशन दिया गया है किसका, बेकिंग सोडा का। तो वो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर क्लिक कर लीजिएगा और पार्ट 1 पर चले जाइएगा। तो अभी हम देखने वाले हैं यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आप समझते ही हैं, है ना, यानी कि कपड़े धोने का सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धोने का सोडा। वॉशिंग मशीन में क्या डलता है, वॉशिंग सोडा डलता है, ठीक है।
तो एक बार हम इसका अगर इमेजेस के थ्रू देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देखो, इसको क्लीन करने में भी इस्तेमाल होता है इसका, है ना, बेसिन वगैरह को। इसके अलावा जो है ये जो यहाँ पर जम जाती है रूस वगैरह, इसको साफ करने में भी इस्तेमाल किया जाता है ना, जो वॉशिंग सोडा होता है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में डालते हो आप कपड़े धोने में, है ना, टॉयलेट में भी इसका इस्तेमाल करते हो, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से आप वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल अलग अलग तरह से करते हो। तो यहाँ यूजेस लिख रखे हैं, इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप, ग्लास में भी तो यूज करते हो, ऐसे घोल बनाकर ग्लास साफ करते हो। सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर सच एज बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स क्या है, जनरली ये हमारा बोरेक्स पर निबंध नहीं देखना है हमको, फिर भी बोरेक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ लो, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। बोरेक्स इज अ कंपाउंड ऑफ बोरॉन, बोरॉन का एक यौगिक होता है। इज अ नेचुरल मिनरल, प्राकृतिक खनिज है ये एक तरह का। इट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बोरेट, है ना, इसका नाम भी बताया गया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बस एक ही इमेज है, आप इसमें देख सकते हैं। टीथ ब्लीचिंग प्रोडक्ट है ये एक तरह का, यूज कहाँ कहाँ होता है, टीथ में होता है ना, इसको आग को हदम करने में इस्तेमाल होता है, लॉन्ड्री बूस्टर में इस्तेमाल होता है ना, हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फिर आपका होम इंडस्ट्रीज में यूज होता है ना, फिर जिसके बाद आपका पेस्टिसाइड्स में यूज होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस पर अपने को निबंध तो लिखना नहीं है, बस बोरेक्स क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सच एज बोरेक्स, मतलब बोरेक्स को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, बिल्कुल साफ करने में इसका भी इस्तेमाल होता है। मैंने अभी अभी बताया आपको इस इमेज के माध्यम से कि इसका इस्तेमाल जो है वो साफ करने में किया जाता है, ये साफ करने में ही तो किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा इट इज यूज फॉर परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वाटर, बिल्कुल वाटर से परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहाँ से परमानेंट हार्डनेस जम जाती है ना, बहुत बार देखा होगा आपने, जो निकलती नहीं है, जिसको हम दूर करते हैं। जैसे कि आपका जो हीटर है उसमें भी तो परमानेंट हार्डनेस जम जाती है, फिर आप उसको साफ करते हो तो पूरी तरह साफ नहीं हो पाता, आप दीवार में मारते हो तो उसमें कट्टे आते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के, दैट इज द परमानेंट, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं उसको, हिंदी में भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। वॉशिंग सोडा का उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे निर्माण में किया जाता है, बोरेक्स मैंने आपको अभी अभी समझाया। इसका उपयोग सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है, बिल्कुल साफ करने के लिए, पानी में स्थायी कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखें, है ना, एज अ पॉइंट सीधे सीधे हैं। जिसके बाद फिर आप बेकिंग सोडा का देखें तो प्रश्न क्रमांक 4 की जांच करें। प्रश्न क्रमांक 4 जो है उसमें मैं ऑलरेडी आप समझा चुका हूँ, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। प्रश्न क्रमांक 4 अगर आप देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं एक बार हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है ये इसमें मैंने समझा दिया है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन को देखो, पूछा भी गया है बहुत बार, तो निवेदन है उसके लिए पार्ट 1 देखें, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी हम इस पर चलते हैं। तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा की अगर बात करें तो आप समझ गए होंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी के। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग एथेनोइक एसिड एंड ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। एथेनोइक एसिड एंड ब्रोमोपेंटेन की बात करें तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं बेसिकली तो जनरली जो कार्बन होता है, कार्बन के पास टोटल कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। कार्बन के पास टोटल कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है ना। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, मतलब आखिरी में 4 ही कार्बन होते हैं। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो ये इसका सेंटर है, ये इसकी एक सेल और ये इसकी दूसरी सेल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो पहली में आ गए, बाकी के 2 आखिरी सेल में होती। तो ये क्या करते हैं कि इस प्रकार से अपने आप को रख देता है कि भाई किसी को आना हो तो मेरे साथ शेयरिंग कर लो, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 ले सकता है। तो जब 4 दे नहीं सकता, 4 ले नहीं सकता, तो इस प्रकार से रख देता है। तो इसमें क्या करता है कि शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शेयरिंग होती है। और इस प्रकार से जो बॉन्ड तैयार होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अगर एक कार्बन है तो उसमें कितने जुड़ेंगे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। इसके पास एक ही होता है इलेक्ट्रॉन सेल में, तो ये 1, जिसके बाद फिर यहाँ पर ये 1 बॉन्ड, जिसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो ये आपका 1 बॉन्ड, जिसके बाद फिर यहाँ पर देखें अगर आप तो ये 1 बॉन्ड, तो ये कितने बॉन्ड बन गए, 4 बॉन्ड बन गए कि नहीं।
तो आप देखेंगे कि 4 बॉन्ड बन गए इसके, ठीक। और इस प्रकार से इसने भी अपने बॉन्ड बना लिए खुद के और अपने आप को कंप्लीट कर लिया। क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर कितना होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 2 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, है ना, समझ गए। ये 18 होना चाहिए। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो 2n² का, तो इसके इस्तेमाल से आप जो है समझ सकते हो। तो ये जो यहाँ पर बताया गया है ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमोपेंटेन में एक बोरोन लग जाता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है ये? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे भी नहीं, अनंत नहीं होते। फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो आपकी टेबल उसमें दे रखी है बुक के अंदर, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। टेबल अगर देखें, फंक्शनल ग्रुप टेबल देखें तो इस प्रकार की आती है फंक्शनल ग्रुप टेबल। समझ में आ गई? तो ये फंक्शनल ग्रुप टेबल जो है, इसमें जनरली अगर हम देखें तो एल्कोहल भी आता है ना। और हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की टेबल वहाँ पर लगाई गई है। हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की टेबल यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्या? तो हम लिख लेते हैं हेलोजन, है ना, हेलोजन। तो हेलोजन देखोगे आप, तो हेलोजन देख सकते हो आप यहाँ पर, हेलोजन जो है टेबल के अंदर। चलो मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ, है ना। ये देखो, ये इस प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन होते हैं। तो हेलोजन भी एक फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? तो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। उनके आखिरी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है 4 ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसी के बेसिस पर बना हुआ है। अब अगर मैं देखूँ जनरली फंक्शनल ग्रुप टेबल, सिर्फ टेबल की बात करूँ अगर मैं, तो टेबल भी देख लेते हैं हम। ये इस प्रकार से होती है टेबल वगैरह, है ना। ये टेबल मैंने आपको पहले भी दिखा दी। तो अलग अलग तरह की टेबल होती है केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, मैं एक बार चैप्टर 5 की एक अलग से PDF या फिर बोल सकते हैं एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ऑर्गेनिक के बारे में, अगर डाउट हो तो। और नहीं तो आप इतना ही समझ लें, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इतने में ही अभी के लिए आप अपने आप को संतुष्ट करें, है ना। एथेनोइक एसिड का भी ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड के लिए अगर हम यहाँ पर देखें फंक्शनल ग्रुप तो इस प्रकार से आता है ना। ओइक लग जाता है इसमें, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एसिड, एल्कोहल, एल्कीन, एथर। तो ओइक लग जाता है वर्ड, है ना, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। यहाँ पर देखेंगे तो ये ओइक वर्ड लग जाता है और उसका ये फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहते हैं। तो ये जनरली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निवेदन है कि आपको अभी याद रखना है डायरेक्ट, फिर भी डाउट हो तो मुझे बताएं, मैं आपको एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा ऑर्गेनिक के लिए। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है अभी के लिए, ठीक है। ओके, देखो ये वैलेंसी 4 पूरी हो गई, है ना। तो एक Br लग जाता है तो उसको ब्रोमोपेंटेन कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि 5 कार्बन है, ठीक है भैया। और एथेनोइक जो है वो फंक्शनल ग्रुप के वहां से नाम आया है। एथ इसलिए क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है, और ओइक वर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना फॉर्मूला, यहाँ पर ये इस प्रकार से लगा हुआ है, यहाँ पर CH मतलब एल्केन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इस प्रकार से। तो आप समझ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप इसे डायरेक्ट याद रखें, बाकी डाउट हो तो मुझे बताएं। तो डिफाइन द होमोलोगस सीरीज 2019 में पूछा क्वेश्चन है, ये भी 2019 में पूछा गया था। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? तो देखो, अगर मैं बात करूं सजातीय श्रेणी की, तो यहाँ पर डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच मेंबर डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट बाय स्पेसिफिक नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। Alkanes differ only at number CH2 series of compound that has same functional group। मतलब बोलने का ये है कि एक सीरीज में जो चल रहे हैं ना, उनमें CH2 का डिफरेंस चलता रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो CH3OH फंक्शनल ग्रुप कैसा है, सेम है। यहाँ पर वही लिखा है कि सीरीज कंपाउंड दैट हैज सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब उनका ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या एल्कोहल है कि नहीं। ये देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आपका कहाँ गया, कीटोन, एल्कोहल, यहाँ से एल्कोहल, ये है एल्कोहल, ये एल्कोहल, OH को एल्कोहल बोलते हैं, है ना। मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस प्रकार से आता है। तो ये जो है ये कभी नहीं चेंज होता, ये सेम रहता है।
तो ये देखो यहाँ पर OH सेम है। CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पर देखो एक CH3 है तो एक C और जोड़ दो और H2 जोड़ दो तो C2H5 हो गया, यहाँ एक C जोड़ दो और यहाँ 2H2 जोड़ दो H7 हो गया। तो यही तो इसमें बोला जा रहा है कि डिफरेंस कितने का आता है इसमें, CH2 का। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, सेम हमेशा। तो आप इंग्लिश मीडियम भी चाहे तो ये एग्जाम्पल लिख सकती है ना। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी मैंने लिख रखा हूँ कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह, ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं प्रकार्य समूह, प्रतिस्थापित करता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसमें दो क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है और इसका फॉर्मूला ये होता है। तो फॉर्मूला लिखे ना लिखे ये याद रखें। तो समझ गए होंगे आप। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी डाउट हो तो मुझे बताएं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब जिसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर अगर हम 34 का ए देखें तो स्टेट 2 वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन नंबर 11 में यानी कि पार्ट 2 में मैं समझा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप चेक कर लें। ठीक है, कहां पर है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 11 तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन यहाँ पर तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, 12 में देखो, फिर ये दे रखा है 12 में, मम्मी प्रिंटिंग हो गई है तो उसको इग्नोर करें और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 12 देखें, वे टू प्रिवेंट कोरोजन। 22, 20, 19, 13 IMP क्वेश्चन है, याद रखना है। यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी इसके आंसर, हिंदी इंग्लिश दोनों में। निवेदन है इस पर आकर एक बार और देखें इसे। अब हम बात करते हैं रीजन। रीजन क्या है? प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। तो देखो यार ऐसा है कि प्लेटिनम तो आपने शायद ही देखा हो, लेकिन वो एक्चुअल में काफी महंगी धातु होती है ना, क्योंकि जो चीज बहुत कम मिलती है ऑब्वियसली उसका भाव ज्यादा ही चलता है, तो महंगी तो है। गोल्ड सबने देखा है, सिल्वर सबने देखा है। अच्छा, उसमें आपने देखा कि गोल्ड को कितने ही दिनों तक हम पहन के रखते हैं, लेकिन उसमें लगभग अगर हम साफ करते हैं उसको ब्रश से तो वो वापस से चमकने लगता है, मतलब चमक बहुत ज्यादा होती है इनमें। तो प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी मतलब हार बनाने में इनका इस्तेमाल काहे करते हैं हम, क्योंकि इनकी जो चमक है वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एक इफेक्टिव दिखती है चमक, इनमें एक जबरदस्त चमक होती है। ठीक है, इनमें जंग नहीं लगता जैसे लोहे में लग जाता है। जंग लगता है इनमें भी, लेकिन वो साफ हो जाता है। लोहे का जंग साफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो अपनी छाप छोड़कर जाता है लोहे के अंदर, तो ये वैसे भी नहीं होते। और इसके साथ साथ जो है इनके भाव तो बढ़ते ही रहते हैं। खैर, भाव बढ़ने का रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन समझ रहे हैं ना मेन रीजन क्या है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर वेरी lustrous, also they are do not react with air, oxygen and do not corrode easily। ठीक है, समझ गए। लस्ट्रियस मतलब बहुत चमकदार होते हैं और रिएक्ट इजीली, आसानी से रिएक्ट नहीं करते और ना ही आसानी से क्या होते हैं, कोरोड होते हैं, जंग लगती है। हिंदी में देखें अगर इसे, प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत चमकदार होते हैं। इसके अलावा वे हवा या ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, मतलब क्रिया नहीं करते, और आसानी से खराब भी नहीं होते। समझ गए? तो इसलिए प्लेटिनम, सोने और चांदी का उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। गले का हार, अंगूठी, पता नहीं क्या क्या। पहले राजा महाराजा तो देखे थे ना, कितने सर से लेकर पांव तक उनके पूरे सजावटी आभूषण से हुआ करती थी। खैर अब तो खत्म ही हो गए, सोने की चिड़िया ही गायब हो गई। तो खैर छोड़ो, तो इतिहास है तो बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो आप समझ गए होंगे लगभग प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर का यूज हम ज्वेलरी बनाने में क्यों करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। सबसे बड़ा सवाल कि व्हाट इज आयनिक कंपाउंड। तो देखो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि उसमें आयंस के थ्रू बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग होती है, जैसे कि NaCl, Na के पास एक पॉजिटिव होता है, Cl के पास एक नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब Na के पास एक पॉजिटिव और Cl के पास एक नेगेटिव, अगर इसको देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देखोगे ना तो इसमें टोटल कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहली सेल में 2, उसके बाद 8, 10 हो गए और आखिरी में कितना बचा, 1। समझ गए? तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है तो अपनी स्टेबिलिटी पूरी कर लेगा, मतलब एक पॉजिटिव हो गया। Cl नेगेटिव का है, Cl नेगेटिव जो है
जनरली यहाँ पर देखें तो जो Cl नेगेटिव होता है उसे भी भैया एक देना है, इसे एक लेना है, इसे एक देना है, इसे एक लेना है, तो ये आपस में करते हैं शेयरिंग। सीधा यहाँ इसके पास एक की कमी है, इसके पास एक ज्यादा है, तो इनकी बॉन्डिंग बड़ी प्यारी होती है। और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है। और आयनिक बॉन्डिंग में इनका स्ट्रक्चर भी शायद आपने देखा होगा। ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये देखो स्ट्रक्चर माइनस प्लस माइनस प्लस। अब एक साथ माइनस प्लस अनलाइक चार्ज अगर इतना ज्यादा साथ में जुड़ जाएंगे तो एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। समझ में आ गई बात? और ये हार्ड स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली यार उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होगा। ये तो आप भी जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर हार्ड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना। मतलब आसानी से गल नहीं सकता, मेल्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज as the ionic lattice contains such a large number of ions, a lot of energy is needed to overcome this ionic bonding। मतलब आयनिक बॉन्ड को कम करने के लिए ये एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम दिस लार्ज, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इनको कम करने के लिए, इस बॉन्डिंग को कम करने के लिए। और वैसे भी कोवेलेंट बॉन्ड तो जबरदस्त होता है, आपको जानते ही, क्योंकि हीरा जो है वो काय से बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड से ही तो बनता है, कार्बन का, प्योर कार्बन का है। कितना कठोर होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की तो बात ही छोड़ो आप, समझ गए ना, बहुत ज्यादा सख्त होता है। अगर आप देखें यहाँ पर हिंदी में भी तो आयनिक यौगिक में उच्च गलनांक होता है, क्योंकि आयनिक जाली में इतनी बड़ी संख्या में आयन होते हैं। इस आयनिक बंधन को दूर करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। अगर फिर भी इसके बारे में समझे तो देख लेते हैं कि अगर कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत तो इसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, तो आप यहीं पर देख सकते हैं, है ना। ये जो इमेज है इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है इनकी, और ये जो बॉन्डिंग है जबरदस्त बॉन्डिंग होती है ना, जबरदस्त बॉन्डिंग होती है। तो इस प्रकार के होते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। निवेदन है आप पढ़ें अच्छे से, और कुछ नहीं। तो आयनिक बॉन्ड आप समझ गए, प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो अगर प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती है तो देख लेता हूं मैं। यहाँ पर देखिए क्या, ये देखो फॉर्म क्रिस्टलेट्स। क्रिस्टलेट्स क्या होता है, इसको भी सर्च करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें। क्रिस्टलेट्स क्या होता है, ठीक है। क्रिस्ट ये देखो इस प्रकार का फॉर्मेशन, ये होता है क्रिस्टलेट फॉर्मेशन, समझ रहे हो। क्रिस्टल होते हैं इसमें, पास में ऐसे कंबाइन जुड़े होते हैं। तो वर्डों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर देखें हम तो फॉर्म क्रिस्टलेट फॉर्मेशन, ये इस प्रकार का होता है क्रिस्टलेट फॉर्मेशन। ये क्रिस्टलेट दिया हुआ है, हार्ड एंड ब्रिटल, और ऑब्वियसली हार्ड एंड ब्रिटल है तो मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होगा, है ये तो आप भी समझ सकते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल है मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिख रखा है ऑलरेडी, है ना। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज अ सॉलिड बट डू कंडक्ट व्हेन मोल्टेड और डिसॉल्व इन वाटर। अगर इनको मतलब ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो नहीं होती, लेकिन अगर पानी में इन्हें डाल दें तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। ऑफन सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, खैर ये पॉइंट में नॉन पोलर आ रहा है तो नॉन पोलर पोलर क्या होता है उसको अभी नहीं समझना है। बस इतना ध्यान रखो कि ये वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन किस में नहीं सोल्यूबल नहीं है, इन नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, है ना, उनमें सोल्यूबल नहीं है। हाई एथम्पलीज ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपराइजेशन, क्या छोड़ो, अपना ये समझ गए ना पॉइंट, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यही इसका आंसर था। बाकी आपको ज्यादा कहीं समझना है नहीं, याद रखना नहीं है, थोड़ा बहुत समझ लिया आपने, इतना काफी है। तो आप समझ गए इसका भी। अब अगर हम देखें व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है अगर हम उसकी बात करें तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है भैया शुद्ध, है ना। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, शुद्ध। अल्कोहल सब समझते हैं ना, जो दारू होती है उसको अल्कोहल कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल,
ये OL वर्ड जुड़ा है मतलब वो एल्कोहल में चला गया। एल्कोहल का ये देख सकते हो आप, फॉर्मूला होता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे फंक्शनल ग्रुप में तो ये है ना, कहाँ पर गया, ये है ना, OH लगा हुआ है मतलब वो एल्कोहल की कैटेगरी में चला जाता है। तो एल्कोहल भी अलग अलग टाइप के होंगे, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, समझ गए ना, क्योंकि कार्बन बदलेंगे तो उनका नाम बदल जाएगा। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, सवाल ये है 2019-2011 में पूछा गया, मतलब इस बार आने की संभावना है इसकी। यानी कि पूर्ण अल्कोहल किसे कहते हैं, तो भैया पूर्ण का मतलब होता है शुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दारू वारू जो है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोल सकते हैं, नहीं, उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल नहीं बोलते। एथेनॉल की बोतल देखो, 90% इसके अंदर एथेनॉल है, मतलब ये है प्योर अल्कोहल। लेकिन आप अगर ऐसे देखने जाओगे ना, वोडका वगैरह देखने जाओगे आप, तो उसके अंदर अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये देखो, ये अल्कोहल की वैल्यू, ये बियर वगैरह है, बियर है ना, पेल एली, इसमें 4.9%, इंडिया पेल, ये बियर्स के नाम है। बियर तो अब आपको पता ही होगा, जिसमें अल्कोहल की आप देख रहे हो रेंज कितनी है, इतनी सी होती है जिसमें ढोंग धतूरे चालू हो जाते हैं लोगों के। हालांकि बियर में कुछ लोगों का तो कुछ बिगड़ता भी नहीं है, पर बता रहा हूँ। चलो ठीक है, हम वोडका वगैरह की लिस्ट देख लेते हैं, है ना। ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रम, टेक्यूला, ब्रांडी, विस्की, ये देखो 50% अल्कोहल होता है, और लोग बाग 1-2 पैक पीने के बाद लुल हो जाते हैं। तो ये पीवर अल्कोहल में नहीं आता। पीवर अल्कोहल का मतलब कि बोतल पे लिखा हुआ है ना, पीवर का मतलब पीवर ही होता है, समझ गए ना। पीवर का मतलब पीवर अल्कोहल, फिर उसमें कुछ है ही नहीं। अब एथेनॉल ये भी एक तरह का अल्कोहल है, ठीक है। तो जनरली हम एथेनॉल ही पीते हैं, मेथेनॉल नहीं पीते। मेथेनॉल पियेंगे तो निपट जाएंगे, तो एथेनॉल पीते हैं हम, है ना। एथेनॉल का फॉर्मूला जो है C2H5OH होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देखो एक लिख रखा भी है इसने, अगर आप पढ़ेंगे तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वो शायद किसी का आंसर होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को, एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 100% प्योर अल्कोहल, समझ गए, इसमें प्योर अल्कोहल होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन लगभग 95.87% होता है इसमें एथेनॉल, और 4.3% होता है इसके अंदर पानी, वाटर मिला हुआ। इट इज अ कंडक्ट बॉइलिंग मिक्सर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 78.13 सेंटीग्रेड, समझ रहे हो ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है भैया, ठीक है। देखा तो हो ही हुआ सबने बोतल, वरना दिखा दूं मैं आपको, ये देख रहे हो ना, ये सब अल्कोहल की बोतल हैं, अलग अलग। ये देखो यहाँ पर भी दे रखा है, अलग अलग परसेंटेज है सबके अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा 40%, 45%, 50%, इससे ज्यादा नहीं होता इन बोतलों के अंदर। तो प्योर अल्कोहल मतलब बहुत ही खतरनाक होता है, थोड़ा सा डालो कि काम ही हो जाता है उसमें। आप यूज भी करते हो सैनिटाइजर, हाथ में यूज करते हो ना, हाथ साफ करने में, उसमें भी अल्कोहल होता है ना, लेकिन उसमें अल्कोहल बहुत ज्यादा होता है। जिसके बाद फिर मेथेनॉल का भी यूज करते हो, कहाँ पे करते हैं मेथेनॉल का यूज, तो आपने देखा होगा, ये खाना वाना बनाते हो तो इसमें क्या आता है, मेथेन गैस ही तो होती है ना। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, चलो अभी उसको पानी को जो है ऐसे रहने दो, अभी वीडियो पे ध्यान दो, शाम में चले जाना खा लेना। तो अब यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो समझ गए होंगे, है ना, पूर्ण अल्कोहल क्या है। अब जो है राइट द कंपोजिशन, इट्स परसेंटेज एंड यूजेस ऑफ एनी 3 alloys। मतलब बोलने का ये है कि आपको कंपोजिशन, हिंदी में बोले तो मिश्र धातुओं की संरचना और प्रतिशत, और उसके जो है अलॉय, अलॉय मतलब होता है संमिश्रण बोलते हैं इसको शायद से हिंदी में, है ना, मिश्रण बोलते हैं एक तरह का, अलॉय मतलब एकदम मिश्रण। तो यहाँ पर सबसे अगर हम देखें तो गन मेटल अगर देखें तो दिखता कैसे है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको गन मेटल का, अगर कोई इमेज है क्या, गन मेटल, ठीक है, इसमें गन मेटल, ये है गन मेटल, इस प्रकार से दिखता है ना, गन मेटल। तो ये गन मेटल जो है इसको बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाने के लिए इट इज कॉमनली कॉल्ड एज रेड ब्रास, इट इज अ टाइप ऑफ ब्रोंज,
It is an alloy of copper, tin, zinc and had sometimes with different proportion. It has good strength and corrosion resistance. मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी होती है और कोरोड भी नहीं होता। तो इसको काई से बनाया जाता है, तो कॉपर, टिन और जिंक इन तीनों को इस रेशो में मिलाया जाता है। 88% कॉपर लेते हैं, 8 से 10% के बीच की वैल्यू टिन की लेते हैं और 2 से 4% इन तीनों को अच्छे से कंबाइन किया जाता है। अलॉय का मतलब होता है कि उस चीज को हम अलग नहीं कर सकते। गिट्टी और रेत को तो अलग कर सकते हैं, वो अलॉय नहीं होता। समझ में आ गई? अलॉय का मतलब कि अगर मिक्स हो गया तो फिर उसको अलग नहीं किया जा सकता। समझ गए स्टूडेंट? तो ये होता है अलॉय का मतलब बहुत अच्छा मिश्रण, एक तरह से बोल सकते हैं, जिसको अलग भी नहीं कर सकते, पता भी ना चले कि इसमें कुछ मिला हुआ भी है। अब जो है अगर हिंदी में देखें तो इसे सामान्यतः लाल पीतल कहा जाता है। यह एक प्रकार का कांस्य है। यह तांबे, टीन, जस्ता और कभी कभी विभिन्न अनुपातों के साथ सीसा का मिश्र धातु है। इसमें अच्छी ताकत है और संक्षारण प्रतिरोधी है। ठीक है, तो कॉपर और टीन और जिंक इनकी मदद से 73% मिलाते हैं और इसको बनाया जाता है। अब इसका यूज अगर देखें हम तो दिस वर यूज टू मेक मिरर केसेस, है ना, जैसे कि चर्च डोर, है ना, फॉन्ट एंड स्टेचू, तो इसमें इसका यूज किया जाता है। अब देख सकते हैं। ठीक है, गनमेटल का जो उपयोग है वो चर्च के दरवाजे में फॉन्ट और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और गनमेटल दिखता कैसे है। तो इस प्रकार से होता है। इसको ब्रोंज कहते हैं। ये रेड इस प्रकार का ब्राउनियस टाइप का दिखता है, एक्चुअल में गनमेटल है ना, और इस प्रकार से दिखता है रेड ब्राउनियस, उसमें लिखा रहा है ना आंसर में। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है, इसे समझते लाल पीतल कहा जाता है। तो ये लाल पीतल जैसे ही तो दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा है पर लाल पीतल, ये ऐसा दिखता है लाल पीतल, तो देखा होगा आपने। तो ये गनमेटल होता है। 2018, 2014, 2012 में पूछा गया। अब दूसरा इसमें पूछा है कि ब्रोंज, पूछा नहीं है, कंपोजिशन इसने पूछा था। मिश्र धातुओं के नाम बताओ। 3 मिश्र धातु है जो अच्छे से मिली हो, तो हमने एक इसका एग्जांपल ले लिया। दूसरा इसका नाम ले दिया ब्रोंज का। इट इज alloy composed of copper, tin and some other metals. This alloy is harder than copper, only thus has many useful application. कॉपर, टीन, ठीक है, और अदर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकिल और जिंक, इन तीनों में से कोई सा एक लेकर उसका परसेंटेज हम इसमें मिला देते हैं। उसकी कुछ वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा परसेंटेज थोड़ा बहुत हो वो मिला देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो आप समझ सकते हैं इसका भी। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस हम देखें अगर, तो ब्रोंज का यूज देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस आर यूज फॉर फॉर्मेशन फॉर कॉइन्स, अर्लियर दे आर हार्ड यूज इन बोट एंड शिप फिटिंग। ब्रोंज अगर देखेंगे तो वो भी वैसे ही दिखता है लगभग। ठीक है, ब्रोंज अगर आप देखोगे ना तो वैसे ही दिखता है। देखो ये ब्रोंज ही है ना, इसके जैसा होता है। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेट दोनों सेम है। क्लियर हो गई बात? तो आप समझ गए होंगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो गया ड्यूरेलियम, है ना। ब्रोंज का हिंदी में देखें अगर, ब्रोंज को हिंदी में कांस्य कहते हैं। तांबे और टीन अन्य धातु से बना मिश्र धातु भी है। एक मिश्र धातु केवल तांबे की तुलना में कठिन और इस पर कठोर होता है, मतलब इसका उपयोग अनुप्रयोग जो है किया जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर यूजेज ऑफ ब्रोंज इंक्लूड है, यहाँ पर देख लिया अपन, है ना। इसका यूज अपन कॉइन वगैरह, है ना, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं। कांस्य के उपयोग यहाँ पर लिखे हुए। इसका निर्माण नाव और जहाज की फिटिंग में भी होता है ना। सिक्कों के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे याद रखना है ना। और इसको बनाने के लिए जनरली हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वैल्यू लिख रखी है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर लिख रखी है इसकी वैल्यू, कांस्य या फिर ब्रोंज की वैल्यू। ठीक, तो अगले हम आते हैं ड्यूरेलुमिन पर। ड्यूरेलुमिन पर अगर हम बात करें, है ना, ड्यूरेलुमिन, तो ड्यूरेलुमिन पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इट इज एन अलॉय, तो ड्यूरेलुमिन जो देखे तो इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम
in prime amount with some other element composition copper, aluminium and some other element like magnesium। तो आप देख सकते हैं इसका भी परसेंटेज मिला हुआ है, इसको इसकी मदद से जो है बनाया जाता है। इस इमेज में शायद से है नहीं, वरना दिखा देता है कैसा दिखता है, देख लेते हैं अगर हो तो, है ना, नहीं है। चलो, ये टीन इस प्रकार से आता है, सिल्वर इस प्रकार से आता है, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, है ना। तो ये देख सकते हो आप थोड़े बहुत। अब अगर हम देखें तो आप लगभग समझ गए होंगे 95% एल्यूमिनियम, 4% उनकी मदद से हम इसको बनाते हैं। इसका उपयोग जो है ये कांस्य के उपयोग है इसका, है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ आप समझ सकते हैं। और इसके यूजेस आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर इंग्लिश में यूजेस लिखे हुए हैं ऑलरेडी इसके, है ना। वाइड एप्लीकेशन इन स्पेस बूस्टर, टेकिंग रिवेट्स, हार्ड ट्रक, व्हील्स, स्क्रू, इनमें इसकी मदद से हम जो स्क्रू वगैरह कसते हो आप, है ना, मशीन प्रोडक्ट, जो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं उनके प्रोडक्ट इसी की मदद से बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ना, इसका उपयोग यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। टेकेज, रिवेट्स वगैरह जो होते हैं, वो ब्रिज वगैरह जो बनते हैं उसमें कील के रूप में यूज होता है, दोनों साइड पैक कर देते हैं। हार्डवेयर में भी बहुत सारी चीजें आती है, ट्रक, व्हील्स, स्क्रू, मशीन, है ना, इनके उपयोग, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। काय का? ड्यूराल्यूमिन का। तो अब यहाँ पर व्हाट हैपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन, मतलब व्हाट हैपन मतलब जब राइट केमिकल इक्वेशन ओनली लिखा है, मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है, सिर्फ केमिकल इक्वेशन का ही इसने पूछा था कि जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, इस बार पूछने की संभावना है। तो आपको याद रखना है कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक जो है सल्फेट और H2O बाहर, आपको याद रखना है। ये रिएक्शन जनरली लैब के अंदर होती है, ठीक है। तो निवेदन है कि आपको सीधे सीधे याद रखना है। अगले में लिख रखा है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। तो ये कास्टिक सोडा है, इससे सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? N2 Na, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा 2SO4 और 2H2O, ठीक है। इसके बाद अमोनियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड्स। तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी कि NH3 जब HCl से रिएक्ट करता है तो आपका NH4Cl बनता है। ये सीधे सीधे तीनों चीज आपको याद रखनी है, बस ये इक्वेशंस वगैरह, इसे आप नहीं भी पता चल जाए लेकिन इक्वेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो डिफाइन द डिटर्जेंट, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये डिफरेंस वगैरह तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। डिटर्जेंट को परिभाषित करें अगर, तो व्हाट इज डिटर्जेंट, तो देख सकते हैं एनी क्लीनिंग एजेंट दैट नॉट अ सोप इन अ डिटर्जेंट, है ना। एनी जो भी क्लीनिंग एजेंट होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? डिटर्जेंट होते हैं। डिटर्जेंट आर यूजुअली मेड फ्रॉम सिंथेटिक रिसोर्सेज सच एज, है ना, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। तो इनको याद रखना है सीधे सीधे, है ना। डिटर्जेंट को आप, डिटर्जेंट आर यूजुअली सोडियम सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड्स, है ना। हिंदी में भी याद रखना है साबुन साबुन तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। तो इसके बारे में नहीं, अपन डिटर्जेंट के बारे में पढ़े तो डिटर्जेंट ऐसे पृष्ठ संक्रियन सर्फेक्टेंट मतलब पदार्थ हैं जिनके तनु विलयन में सफाई करने में क्षमता होती है, मतलब पावर होती है। तो इसका नाम लिख रखा है ना। एल्किन बेंजीनी सल्फोनेट होते हैं जो साबुन के समान ही होते हैं, किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलय होते हैं। तो याद रखना ये निवेदन है आपसे, डिटर्जेंट किसे कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर की बात करें तो अंतर के लिए आप क्वेश्चन नंबर जो है 29 चेक करें, इंग्लिश में आप अंतर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से लिख रखा हूँ, हिंदी मीडियम का आंसर नहीं लिखा हुआ है तो उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 29 चेक करें। अगर क्वेश्चन नंबर 29 आप चेक करते हैं तो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 अगर देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 29 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 29 दिखा देता हूँ मैं आपको, और इसके लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो लगभग, ठीक है, तीसरे पार्ट के समथिंग में आएगा, तीसरे या चौथे पार्ट में, तो जिसमें भी आएगा आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये अंतर लिख रखा है ना, सोप और डिटर्जेंट में अंतर लिख रखा है यहाँ पर। तो निवेदन यहाँ से पढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। तो राइट मेन यूजेस ऑफ एल्कोहल, तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीने में इसका इस्तेमाल होता है। एल्कोहल आपको सबको पता है, पीने में इसका इस्तेमाल होता है कुछ इस प्रकार से, है ना। आप देख सकते हैं इस प्रकार से पीते हैं लोग इसको, है ना, एडिक्ट लग जाती है ना। ये अल्कोहल की यूज है, ये कौन सा होता है? तो ये C2H5OH होता है अल्कोहल, जिसका यूज करते हैं हम पीने में, है ना। इसकी लत लगने पर बर्बादियां आती सामने। निवेदन है आप इस तरह की लत ना लगाएं, जिसके बाद फिर
दूसरा देख रखे हैं तो इंडस्ट्रियल मेथिलेटेड स्पिरिट्स के रूप में यूज होता है, इंडस्ट्रियल्स में भी यूज होता है बहुत सी जगह, है ना। जिसके बाद यूज ऑफ एथेनॉल एज अ फ्यूल, फ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको इमेज बताई थी फ्यूल के रूप में, मेथेनॉल बनता है इसमें, ये फ्यूल में मतलब जो कुछ बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसके अलावा फिर तीसरा यूजेस क्या है, एथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। देखो मेथेनॉल एज अ फ्यूल में इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग तरह की यूज होते हैं इसके। यहाँ तक कि आप ये भी लिख सकते हैं कि जो सैनिटाइजर आता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, मतलब कि साफ करने में हाथों को इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। एल्कोहलिक ड्रिंकिंग, मतलब दारू बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम, शराब बनाने में। तो मादक पेय बोलते हैं उसको, शराब तो मतलब एल्कोहल को बोलते हैं हिंदी में, मादक पेय बोलते हैं जो पीते हैं हम, फिर घर जाकर झगड़े होते हैं। औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। एथेनॉल विलायक के रूप में भी इस्तेमाल होता है ना। ईंधन के रूप में मेथेनॉल इस्तेमाल करता है जो अपने गैस वगैरह पर यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, ये इस प्रकार से भी यूज होता है इनका, एथेनॉल का, है ना। आप देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको डालता है जब जाके आपका घाव को साफ करता है, तो इसमें भी यूज करते हैं, डॉक्टर वगैरह में भी, गैस में भी यूज करते हैं मेथेनॉल। तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आप इस प्रकार से इसके यूज लिख सकते हैं या डायरेक्ट इसके यूज याद रखें, ठीक है। मुझे याद है मैंने 40 मिनट का बोला था, वीडियो 41 मिनट पर पहुंच रहा है। तो कोई बात नहीं, हम आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, आप फटाफट इन्हें भी समझ लेते हैं, ठीक है। रस्टिंग के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था 2017-2011 में कि व्हाट इज रस्टिंग, राइट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो याद रखें जंग क्या है, जंग का सूत्र लिखिए। तो लोहे के क्षरण को जंग लगना कहते हैं, है ना। लोहे में जो क्षरण है उसका जंग का, तो हाइड्रोफेरिक ऑक्साइड इसका नाम है और इसका रासायनिक सूत्र है, याद रखना है आपको, Fe2O3XH2O, ठीक है, याद रखना है। व्हाट इज सोप, साबुन क्या है, तो साबुन के बारे में हम देख लेते हैं। वैसे आप अभी हिंदी मीडियम का भी देख लिए थे, इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। व्हाई आर डिटर्जेंट इज बेटर देन सोप, अब डिटर्जेंट क्यों बेटर है सोप से आपको पता है ना। फिर भी अंतर में हम पहले ही देख चुके हैं। तो साबुन, सोप इज द सोडियम सॉल्ट पोटेशियम, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और क्यों बेटर है, तो डिटर्जेंट आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप बिकॉज दे कैन बी यूज्ड इवन हार्ड वाटर, इनको हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट को यूज कर सकते हैं। तो एक बेहतर ऑप्शन है मतलब हमारे लिए डिटर्जेंट। क्लियर हो गई बात। साबुन लंबी श्रृंखला वाली फैटी एसिड, सोडियम नामक पोटेशियम नमक है जो सफाई प्रक्रिया में काम आता है। इसका उपयोग सफाई एजेंट, तो आप क्या ही समझो, मैं समझ ही गए तुम, है ना। गंदगी और तेल को हटाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट भी आपको पता ही है, समझ में आ गई बात। ये कठोर जल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर लास्ट क्वेश्चन देखें हम, व्हाट डू यू मीन बाय पीएच वैल्यू, गिव इट्स इम्पोर्टेंस, 2015, 2014, 2011 में लिख रखा है। तो पीएच जो है, पीएच एक तरह की स्केल होती है इस प्रकार की, है ना। आप देखेंगे पीएच स्केल तो इस प्रकार की होती है पीएच स्केल, जिसमें H+ ज़्यादा ना हो वो एसिड में जाता है, जिसमें OH ज़्यादा ना हो वो बेस में चला जाता है। जिसके बाद फिर 7 जो है न्यूट्रल होता है, जिस पर वाटर की पीएच वैल्यू 7 ही होती है। इस साइड जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती है, इस साइड जाएंगे तो एल्कलाइन नेचर बढ़ता है, यानी कि क्षार वाला नेचर, और इधर जाएंगे तो अम्ल बढ़ता है। तो बस लिख रखा है इसमें, आप देख सकते हैं द पीएच इज मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं उसका कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए पीएच का इस्तेमाल करते हैं। द एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। पीएच स्केल इज द नॉर्मली बिटवीन 0 to 14, ठीक है। पीएच हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का माप है। पीएच स्केल सामान्यतः रूप से 0 से 14 तक होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि ये जो है H+ आयन और OH, H+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। अगर इसका कंसंट्रेशन कम है तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब इसका कम है। तो पहले भी मैं वीडियोस में बहुत बार इनको डायग्राम्स को दिखा चुका हूँ और यहाँ भी दिखा दिया। तो हमारे केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप पढ़े, जो भी डाउट हो मुझसे पूछे, मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत की, मेरी मेहनत मत जाया जाने देना, आपसे निवेदन है। अच्छे से पढ़े, है ना, अच्छे मार्क्स से पास हो, आपके माँ बाप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा, आप खुद भी अपने आप में खुश रहेंगे कि मैंने अच्छे नंबर से पास हुआ, मेहनत अच्छी की। तो बस मेरे तो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, करना ना करना तुम्हारे हाथ में। तो आज के लिए हम वीडियो को रेस्ट करते हैं, 45 मिनट पर पहुंच गई वीडियो। तो ठीक है, अब कोई बात नहीं, 12 क्वेश्चन भी कंप्लीट किए हैं।
ठीक है, तो पढ़ें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।